Hello, all the viewers. Welcome to Easy Legal Talks. I am Advocate Vikas Kumar Sangwan, practicing lawyer at Punjab and Haryana High Court, Chandigarh. फ्रेंड्स, हमारे हरियाणा राज्य के अंदर अभी जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए उसके अंदर 10 में से 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी की कम हुई है और उन 5 सीटों में से एक सीट जो है वो है माननीय मनोहर लाल श्री श्री पद्मश्री राष्ट्रवादी संघवादी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की। सो ये जो पैराशूट कैंडिडेट जो हरियाणा में आया था, अब जो ये पैराशूट कैंडिडेट है ये दूसरा जो बेटर पैराशूट लेकर अब केंद्र सरकार के अंदर अपनी चमक जो है वो बिखेरेंगे और मंत्रालय मिनिस्ट्रीज़ जो इनको अलॉट हुई हैं, ऊर्जा एनर्जी डिपार्टमेंट एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, और उसके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ हाउसेस जो है वो तय किए हैं नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर जिनकी कंस्ट्रक्शंस कंप्लीट करनी है। तो उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आएंगे, कुछ जो है वो रूरल डेवलपमेंट के अंदर आएंगे और उसके अलावा भी बहुत सी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इसमें कवर होंगी। सो मे बी जो अब आगे इनकी परफॉर्मेंस रहेगी इस डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन चमचा गिरी चापलूसी गिरी का सबसे बड़ा जो कहते हैं कि भाई चापलूसी जो है वो ज़्यादा समय नहीं चलती, लेकिन कंटिन्यूसली किसी को उसका बेनिफिट मिलता रहे और नरेंद्र मोदी जी जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ से अनभिज्ञ रहें, जानकारी ना रखें या जानबूझकर अनजान रहें उन चीज़ों से, क्योंकि जो हरियाणा के अंदर ग्राउंड रियलिटीज़ रही हैं पिछले 9.5 साल, जब मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा को खटारा बनाने के लिए जब कमान संभाली थी 2014-15 में, तो तब से लेके अब तक अगर कोई भी सरकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो न्यूज़पेपर्स के अंदर इश्यूज़ जो हैं उनका जिक्र होता है, जनता तक सरकार की बातें जाती हैं। पिछले 9 साल के अगर आप खट्टर जी के शुरू से लेके अब तक के अगर सारे न्यूज़पेपर्स के थ्रू अगर क्रक्स निकालने की कोशिश करें तो वेलफेयर एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, फेथ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ये चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। उसके अलावा भी जनसंवाद के कार्यक्रम जिस तरीके से ये अपने ही तरीके से जनसंवाद के कार्यक्रमों को करते हैं, वहाँ पर अपने ही जैसे कुछ चापलूस लोगों को बिठाकर और वो फॉर्मेलिटी जो है संगठन की उसको पूरी करते हैं। जब एक ऐसा नेता जिसका ज़मीन से एक पर्टिकुलर 2014 के इलेक्शन से पहले हरियाणा में कोई नाम नहीं, कोई बात नहीं, कोई जिक्र नहीं, और हम सभी जानते हैं कि मोदी जी की जो लहर थी 2014 के अंदर, वो ऐसी लहर थी कि अगर किसी लोहे के पोल को भी अगर मोदी जी का झंडा दे के अगर उसका नॉमिनेशन भी अगर आप करवा देते तो वो कैंडिडेट भी जीत जाता है। तो बीजेपी हरियाणा के अंदर काफ़ी समय से अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही थी। आईएनएलडी के साथ गठबंधन की राजनीति भी रही और फिर एक अपॉर्चुनिटी बीजेपी के अंदर आई और बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाई और अचानक से जो पैराशूट कैंडिडेट जो मनोहर लाल खट्टर के रूप में हरियाणा को मिला, तो पैराशूट कैंडिडेट मिलने में प्रॉब्लम नहीं होती अगर उसको किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कोई टारगेट अचीव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन साइड के ऊपर, सोशल साइड के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन साइड के ऊपर, इन पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए अगर
कोई इस तरीके की नॉमिनेशंस आती हैं तो वो स्वीकार्य होती हैं, और जो उनकी कार्यशैली है वो समय के साथ जनता के साथ अपना खुद का एक इंडिविजुअल कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप करते हैं। जैसा कि खुद नरेंद्र मोदी जी ने किया था जब गुजरात में उनकी एंट्री हुई थी। सो दैट वाज अ सरप्राइज एंट्री बिकॉज ऑफ ऑनरेबल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो एक साथ रहने की वजह से, एक विचारधारा एक दूसरे की समझ में आने की वजह से, आपको पता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर कैपेसिटी है, इंटेंशन है, और डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व करने के लिए नॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, इंस्टीट्यूशंस की, और उसके साथ सोशल इंजीनियरिंग जो होती है, जातिवाद बेस्ड इंजीनियरिंग नहीं बल्कि एक वेलफेयर बेस्ड इंजीनियरिंग की, जहाँ पर आप जो डिफरेंट पीपल हैं सोसाइटी के अंदर, उनके अंदर एक भाईचारे की भावना, जो अलग अलग रिलीजन्स के, अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं, उनके अंदर अपनी कंट्री के प्रति एक सद्भाव के रूप में, एक सद्भाव के तरीके से वो फीलिंग्स डेवलप करना जो भाईचारे को डेवलप करे। तो बीजेपी के ऊपर नेशन, अक्रॉस द नेशन जो एलिगेशन लगते हैं कि सांप्रदायिक सोच और सांप्रदायिक भावना के साथ कुछ लोग बीजेपी के अंदर काम करते हैं, तो ऐसा होता है। जो स्टेटमेंट्स होती हैं किसी स्थिति के अंदर, आप अगर एग्रेसिव होकर कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट्स दे देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में उन लोगों की विचारधारा ही मान ली जाती है। सो खट्टर ने हरियाणा को जो पॉलिसी लैप्सेस, पॉलिसी के अंदर कमियों की वजह से जो दुर्गति हरियाणा के यूथ अनएम्प्लॉयड की है, और समाज के अंदर जिस तरीके की एडवर्स भावना जो डेवलप की है, जो जातिवाद पैदा करने की जो शुरू में कोशिश की गई और धीरे धीरे उसको समाज के अन्य वर्गों तक भी जो है वो फैला दिया, क्योंकि संगठन और ये राजनेता, जो बीजेपी का स्ट्रक्चर जिस तरीके से हरियाणा में डेवलप हुआ, तो यहाँ संगठन और राजनेताओं का काम आपस में मिल ही नहीं पाया। क्योंकि एक तो बीजेपी के अध्यक्ष ही ऐसे रहे कि जिन्होंने जातिवाद की सोच से ऊपर उठकर संगठन के लिए कार्य किया ही नहीं। संगठन और सत्ता का जो मिलाप है, जो एक दूसरे की हेल्प है, असिस्टेंस है, लोगों को सामाजिक तौर के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर, पुलिस लेवल के ऊपर अलग अलग तरीके से अपने संगठन की आवश्यकता पड़ती रहती है। और कार्यकर्ताओं के अंदर, संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके अंदर अगर वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं है जो जुड़े हुए कार्यकर्ता को एक लीगल लेवल के ऊपर एक फेयर हेल्प प्रोवाइड करवा सके। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पुलिस मैटर के अंदर पड़ा है तो हमेशा दो पक्ष होते हैं, एक इनोसेंट पक्ष होता है और एक दोषी पक्ष होता है। सो दोनों अपने लेवल के ऊपर जब पुलिस प्रोसीडिंग से सेटिस्फाई नहीं होते तो वो लोकल लेवल के ऊपर अपने सांसद या अपने विधायक या अपने एमसी या जो संगठन के साथ जुड़ा है वो मंडल प्रमुख या पन्ना प्रमुख, इन तरीके के लोगों की हेल्प जो है उसे ज़रूरत होती है। और ये हेल्प तब तक नहीं हो सकती जब तक उनको पॉलिटिकल अम्ब्रेला नहीं मिलेगा उनकी बात को सुनने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपकी हेल्प मांग रहा है तो कोई गलत काम करवाने के लिए ही मांग रहा है। आज की डेट के अंदर समाज के अंदर ऐसी स्थितियां हैं कि जहां पर एक इनोसेंट आदमी भी लीगल प्रोसीडिंग्स में, पुलिस प्रोसीडिंग्स में और कोर्ट प्रोसीडिंग्स में
इतना कई बार उसको चीज़ों को नहीं समझ पाता, और उसका हक होने के बावजूद भी उन चीज़ों को ना समझ पाने की वजह से वो लीगल प्रोसीडिंग्स की जानकारी या उनके अंदर तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन, इस तरीके के जो पर्पसेस हैं वो कहा-सुनी से समाज में, पुलिस स्टेशंस में हमेशा से होते आए हैं। और ये राइट भी है, एक विक्टिम है या अगर कोई एक ऐसा पर्सन है अक्यूज्ड है जिसे गलत फंसाया जा रहा है किसी प्रोसीडिंग्स के अंदर, कोई आपस के अंदर किसी तरीके का मतभेद है, विवाद है, उन विवादों को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर चेंज करके इनोसेंट पर्सन्स को इन्वॉल्व करना, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ के अंदर ये जो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं और जो वहाँ से आकर बीजेपी जो सत्ता संभाल रहे हैं, जो इन डिपार्टमेंट्स को संभाल रहे हैं, अगर कार्यकर्ता या कोई भी व्यक्ति लोकल लेवल के ऊपर एक फेयर काम के लिए अगर आपकी हेल्प मांगता है कि उसकी सुनवाई हो, उसे जानकारी हो कि उसके मैटर में क्या चल रहा है, एक फेयरनेस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, तो इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए अगर वो विधायक की या किसी कार्यकर्ता की या किसी संगठन पदाधिकारी की अगर हेल्प मांगता है और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अगर वो हेल्प ना हो, तो ऐसा माहौल हरियाणा के अंदर रहा है। बीजेपी की जो लोग सत्ता भोग रहे थे उन्होंने संगठन को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी, और मनोहर लाल खट्टर ने सिर्फ अपना जो अहंकार है, जो जन संवादों के अंदर भी हमने अहंकार देखा कि अगर कोई अपनी ग्रीवियंस लेकर आया है तो उसके ऊपर इस तरीके से एलिगेशन लगाना कि आप तो दूसरी पार्टी के हो, आपको तो उन्होंने भेज रखा है। आप ग्रीवियंस पे बात कीजिए, अगर उसके अंदर जेन्युइननेस है तो उसकी सुनवाई हो। और जिस तरीके से बगैर एक प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड सुपरविज़न के बगैर ये जो सीएम विंडो का कार्यक्रम मनोहर लाल ने चलाया था, जो खट्टर ने, और हरियाणा को खटारा बनाने के लिए जो प्रोग्राम चलाया था, उसको भी लोगों ने उसने भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है हरियाणा के अंदर। ना तो वो उसकी पेंडेंसी के दौरान जो है कुछ आगे फर्दर एक्टिविटीज़, आगे फर्दर जो राइट्स या रेमेडीज़ हैं उनको एक्सरसाइज कर पाने में असक्षम रहे। वो इन्वेस्टिगेशंस कुछ मैटर्स के अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के साथ जुड़ जाती हैं, तो वहाँ जो एक लीगल गाइडेंस के बगैर कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी चीज़ें जो अल्टीमेटली राइट्स को एडवर्सली इफ़ेक्ट करती हैं, इस तरीके की कई केसेस के अंदर सीएम विंडो के थ्रू भी जो ग्रीवियंस रिड्रेसल का सिस्टम है उसने कुछ खास लोगों को हरियाणा के अंदर रिलीफ नहीं दिया। बाकी तो जो बुज़ुर्गों की पेंशन्स की स्कीम है, विडोज़ की पेंशन्स की स्कीम है या डिसेबल्ड की पेंशन्स की स्कीम है, ये सारी चीज़ें पहले से सामाजिक सुरक्षा के मद्देनज़र जो है वो चलती आ रही थी। और इनको किस तरीके से एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया, और वो जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया सारी स्टेट्स के अंदर चले हैं। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस या प्रोजेक्ट्स उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी इस तरीके की डाटा की जो है वो रिक्वायरमेंट्स थी, लेकिन उसको भी एफिशिएंटली या एक प्रॉपर उसका बेस बनाकर इन चीज़ों के स्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया गया हरियाणा के अंदर, जिसकी वजह से अलग अलग लेवल के ऊपर लोगों की परेशानियां बढ़ी। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर्स के ऊपर लोगों की बेवजह कतारें जो है वो लगी, लोगों के एक्सपेंसेस हुए, कुछ पर्पसेस जो हैं वो उनसे इफ़ेक्टिवली एड्रेस नहीं हो पाए, और फैमिली आईडी के अंदर जो एक इनकम का क्राइटेरिया है उसके लिए, या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो इनकम का क्राइटेरिया है, और जिस तरीके से वेरिफिकेशंस किए बगैर या फिर वेरिफिकेशन का कोई बेसिस भी नहीं है उसके अंदर, तो एक सर्टेन कोई पैरामीटर्स नहीं है उस इनकम को डिराइव करने के लिए, और उस हिसाब से अगर हम परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी
जिस तरीके से श्रम मानधन योजना के साथ शुरुआत की गई थी, और कुछ जो लोकल जो वेंडर्स हैं या जो अलग अलग स्कीम्स जैसे स्टार्ट की गई थी किसानों को, जो इंश्योरेंस की जो स्कीम है उसको अच्छे से स्टेट ने सुपरवाइज़ नहीं किया, और जो लोगों को होने वाली जो परेशानियां हैं उसमें लोगों ने सफ़र ज़्यादा किया। कुछ की पेमेंट्स जो है वो अकाउंट से इंश्योरेंस के नाम पर बगैर नॉलेज के इस तरीके से कटती रही। कुछ क्लेम्स जो है वो नॉलेज में ही नहीं आए, प्रोसेस ही नहीं हुए, क्योंकि किसान वर्ग जो है वो एक अनएजुकेटेड जो है वर्ग है। बच्चे हैं आज की डेट में स्कूल जाते हैं, और साक्षरता की जो परसेंटेज है वो बढ़ रही है, धीरे धीरे विकास हो रहा है, चीज़ों के अंदर सुधार भी हो रहा है। लेकिन आप एक ऐसी कोई चीज़ लागू कर देंगे कि भाई एक अनपढ़ भी जो है बस वो सारे काम छोड़कर उसके पीछे घूमता फिरे, तो वो उसकी परेशानी बढ़ाने वाला काम है। और जो किसान सम्मान निधि है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना रही, उज्ज्वला आदि धन, जन धन योजना, और इस तरीके की जो योजनाएं हैं। लास्ट में एक विश्वकर्मा योजना जो दिल्ली के द्वारका में जहाँ पे लॉन्च की गई थी, और जहाँ लोन फैसिलिटीज़ जो है वो उपलब्ध कराई जा रही हैं एक कुछ पर्टिकुलर वर्क को प्रोफेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और उस तरीके से अपने बिजनेसेस को सेटअप करने के लिए। तो फाइनेंसिस की बैंकिंग के साथ, जनधन खातों के साथ, या अदरवाइज़ आप अगर इन बैंक्स के साथ जुड़ने की अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइज करी हैं, तो वो सोसाइटी को एक लार्ज लेवल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट देने के अंदर आगे आगे सक्षम रहेंगी। लेकिन मनोहर लाल पैराशूट कैंडिडेट, इस चापलूस आदमी की अगर मैं बात करूं तो मतलब क्या बीजेपी का जो केंद्रीय जो आपकी समिति है जो इलेक्शंस को एनालाइज कर रही है, वहाँ एक न्यूज़ जो है वो कुछ चैनल्स के ऊपर सुनने में आई थी कि जब हरियाणा की समीक्षा हुई तो मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, जिसने हरियाणा को खटारा बनाया, और मिस्टर नायब सैनी जो है, इनका एक मत ये है कि हरियाणा में जाटों ने इन्हें वोट नहीं दिया। तो आई डोंट नो, शायद ना दिया हो, कम दिया हो, राइट। और जो उसकी वजह से वो एक जो कारण रहा है हरियाणा के अंदर बीजेपी की सीटों का कम होने का। तो ये जातिवाद के कारण देना, और इस तरीके से हमने देखिए, मोदी एक अपने लेवल के ऊपर काम करते हैं, उनकी सोच है, मुख्यमंत्री का एक्सपीरियंस है, प्रशासनिक एक्सपीरियंस है, और उनको पता है कि कहाँ रूल काम करते हैं, कहाँ पॉलिसी काम करती है, कहाँ व्यवहार काम करता है। और घोड़ा जो है, जैसे मोदी जी हैं, अनुराग ठाकुर हैं, सीतारमन है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और जैसे और भी अगर हम लोगों की बात करें, जो अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री, जिन्होंने वंदे भारत और अलग अलग तरीके से जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, उसके अंदर पिछले 9-10 साल के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया है। और उसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री में राजनाथ जी हैं, उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, चीज़ों को पोलाइटली करते हैं, लेकिन संगठन के साथ भी जुड़े होते हैं, जनता के साथ भी जुड़े होते हैं, मुद्दों के साथ भी जुड़े होते हैं, और विकास के साथ भी जुड़े होते हैं। योगी जी हैं, अपने लेवल के ऊपर जिस तरीके का समाज यूपी के अंदर उनको मिला जिस वक्त उन्होंने सत्ता संभाली, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी की जिस तरीके से पहचान है, तो ये भी देखने में रहेगा कि कृषि मंत्री के तौर के ऊपर केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर रहते हुए वो किस तरीके से चीज़ों को, एमएसपी को और किसानों के सहयोग को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो जातिवादी खट्टर हैं, इन्होंने केंद्रीय जो समिति को कहा कि भाई हरियाणा के अंदर हमें लगता है कि हमें जाटों ने वोट नहीं दिए। तो सबसे पहले तो अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हें जाटों ने वोट नहीं दिए, तो तुम्हें पता होगा कि जाटों ने वोट तुम्हें क्यों नहीं दिए। अगर जातिवाद की सोच अगर
तुम रखते हो और उस जातिवाद की सोच की वजह से अगर जाटों ने आपको वोट नहीं दिए और जिस तरीके की पॉलिसीज़ और जिस तरीके का व्यवहार और जिस तरीके की नीतियां आपने हरियाणा के अंदर अडॉप्ट करी, जो पूरे हरियाणा को जातिवाद के अंदर आपने बांटने की कोशिश करी, तो ये जो कैलकुलेशंस हैं, जिस टाइम पर ये आपने कैलकुलेशंस की थी, आप मनोहर लाल खट्टर जी होंगे, नायब सैनी जी होंगे, ओपी धनखड़ होंगे और उसके अलावा सुभाष बराला के टाइम के ऊपर संगठन जो है वो कहीं ना कहीं इससे बेटर था। वो इंटरवेंशंस रखते थे, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल और जो कार्यकर्ता के बीच का जो एक जो रिक्वायर्ड रिलेशन है वो उसके अंदर इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने अपने लेवल के ऊपर हरियाणा में कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया जिसको उसकी उपलब्धि बताई जा सके। ये सिर्फ वो पैरासूट कैंडिडेट था जो चीफ मिनिस्टर के नाम के ऊपर मोदी जी के रिलेशन जो इनके साथ थे, जो मोदी जी को इन्होंने खिचड़ी खिलाई मक्खन डाल के, नमक डाल के, उस खिचड़ी का नतीजा था कि किसी तरीके से मोदी जी ने रियलिटीज़ को रियलाइज़ करे बगैर मनोहर लाल खट्टर को जो है वो पैराशूट देकर हरियाणा को खटारा बनाने के लिए भेज दिया। तो मोदी जी की इंटेंशन शायद ना हो, और शायद क्या ना हो, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये चापलूस बंदा, चालाक बंदा जो मनोहर लाल खट्टर है, ये किस तरीके से जो है उनको बटरिंग जो है वो करता है, किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं जी हमारे ऊपर तो ये चीज़ें थोपी जा रही हैं, हमें तो इनका समाधान जो है वो निकालने के लिए विवश किया जा रहा है और हमारे पास इन चीज़ों के अलावा हरियाणा के अंदर ऑप्शंस नहीं हैं, नहीं तो राजनीति जो है वो बीजेपी की ख़राब हो जाएगी। और संगठन जो है, हाँ जी, बहुत मजबूत संगठन है, पन्ना प्रमुख तक, और संगठन के किसी व्यक्ति का काम जो है वो तुमने किया नहीं आज तक, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा हरियाणा के अंदर कौन सा विधायक जो है वो आगे आने वाले टाइम के लिए बीजेपी के साथ रहेगा, या उसको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या खुद जो है आप एक चीज़ों को अध्यक्षता में रखते हुए उनके विचार और जो प्रगति के कार्य हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर, जो कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ जो कम्युनिकेशन है, उस लेवल के ऊपर हरियाणा के अंदर काम देखने को नहीं मिला। कुछ जनसंवाद के जो कार्यक्रम थे वो सिर्फ ये जो बीजेपी के जो पॉलिटिकल विंग के साथ जो कुछ दो चार लेवल तक जो चेन्स डेवलप हुई हैं बेनिफिशरीज़ की, सिर्फ उस तरीके के खुश करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में ही घिरे रहे, और जो जनता के जो आम मुद्दे थे उन चीज़ों के साथ नहीं जुड़े। तो स्टेट गवर्नमेंट की एफिशिएंसी का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जिस तरीके से इन्होंने सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी हरियाणा के अंदर जॉब्स के अंदर लेके आए, एनटीए के थ्रू जो एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट हुए, और एचएसएससी ने जिस तरीके से पॉलिसी पैरालिसिस दिखाया कि अननेसेसरी मुद्दे जो हैं वो भर्तियों के अंदर अराइज हुए, कहीं पे समन्वय की, ट्रेनिंग की, मतलब इन खट्टर का एक सबसे मुझे जो एक अहंकारी जो काम लगता है, किसी ने कहा था कि हम से मैप पर अगर आ जाएं तो अभिमान होता है, हाँ, हम से मैं पर अगर आ जाएं तो अभिमान होता है, मैं से हम पर अगर आएँ तो परिणाम होता है। तो मैंने ये देखा है कि केंद्रीय स्तर के ऊपर भी बंगाल के जो पिछले विधानसभा के जो इलेक्शंस हुए थे, उस टाइम से जो बीजेपी का जो लीडिंग कैंपेन है उसके अंदर कुछ भाषाओं का जो है वो चेंज हुआ है। जैसे अमित जी ने बंगाल से जो है वो रोड़ा पाना, हल्ला पाना जो है वो डालना शुरू कर दिया था कि इस बार बीजेपी की 200 आ रही हैं, 200 आ रही हैं, अब की बार केंद्र सरकार के अंदर 400 आ रही हैं। भाई 400 का अगर आपको टारगेट चाहिए, 200 का अगर आपको टारगेट चाहिए,
तो आप अपने संगठन को, आप अपने सांसदों को, उनके साथ कम्युनिकेशंस जो है उसको बेटर कीजिए। और आप ये उसके अंदर मैसेज दीजिए कि हमें मेहनत करके और कार्यकर्ताओं को जोड़ के और समाज के अंदर एक ऐसे संगठन की स्थापना करनी है कि जहाँ अच्छी विचारधारा के लोग आपस के अंदर जो है वो समाज के कार्यों को देखें, और समाज के अंदर जो विवाद की स्थितियां हैं वो कम हो, जो क्रिमिनल मैटर्स हैं, क्राइम्स हैं वो कम हो, बेरोज़गारी कम हो, और जो किसानों से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर हों। तो इस तरीके से जो संगठन को बढ़ाने का एक तो जो काम होता है वो हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर या जिसके पास भी संगठन की या फिर बीजेपी स्टेट अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी रही, उन वो चीज़ें जो हैं वो सिरे नहीं चढ़ पाई। और ये जो सोशो इकोनॉमिक की पॉलिसी थी, इसके अंदर जो HSSC ने जो पॉलिसी पैरालिसिस दिखाया, उसकी वजह से यूथ जो है वो पिछले 2 ढाई 3 साल से काफ़ी परेशान रहा है। और लिटिगेशन भी जो है हाई कोर्ट के अंदर बढ़ी है अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर। और इसके अलावा जो हरियाणा के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, क्लरिकल कैडर का जो आंदोलन हुआ, 35,400 की जो डिमांड थी, तो वो 35,400 की जो डिमांड है वो एक्चुअल डिमांड जो है वो 29,900 या फिर 25,500 इस रेंज में भी कहीं ना कहीं एक FPL 3A या 4A के रूप में जो है कुछ ना कुछ निर्धारित किया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने, इनके सेक्रेटरीज ने, यादव ने, खुल्लर ने, और जो भी एक मीडियम है इनके पास अपॉइंटमेंट्स लेने का, उस सर्कल ने जिस तरीके से सिचुएशंस को डील किया, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स का हो, चाहे वो पटवारीज का हो, चाहे वो हरियाणा के अंदर कांस्टेबल या पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो पर्टिकुलरली जो कांस्टेबल रैंक है उसकी बेसिक पे के रिफॉर्म का हो, या क्लर्क्स की बेसिक पे के रिफॉर्म का हो। और जिस तरीके से जो इनकी टाइम बाय की जो पॉलिसी होती है, एक तो मैं पिछले 3 4 5 साल से जो एक जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ जो वॉच की है वो है टाइम बाय की। इनकी जो नीयत है, जो इनकी जो पॉलिसी है, नीति है कि टाइम बाय कर लो। टाइम बाय करके अगर आप टाइम स्पेंड करोगे तो वो बाय किया हुआ टाइम भी चला जाएगा आपका। और यही चीज़ हमने नरेंद्र सिंह तोमर के केस के अंदर, जो कृषि मंत्री थे, जब ये किसान आंदोलन दिल्ली के आसपास के एरिया में बॉर्डर्स के ऊपर जब ये शुरू हुआ था और टिकैत जैसे लोगों को उभरने का उस समय के अंदर मौका मिला। क्योंकि अगर सरकार के अंदर भी जो प्रक्रिया है, अगर उसके अंदर कमी है और वो टाइम बाय की प्रोसेस में ही चलती रहेंगी तो चीज़ें डिले होकर और वो बड़ी बन जाती हैं, और उसके बाद में उनका समाधान जो है वो बगैर किसी नुकसान के हो पाना संभव नहीं हो पाता। अगर आप समाधान भी कर देते हैं तो जो नुकसान हो चुका होता है उसकी भरपाई के लिए फिर आपको या तो एफर्ट्स करने पड़ते हैं या एज अ लॉस आप उसको स्वीकार करेंगे, और वो आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट ज़रूर करती हैं। तो इस तरीके के लोगों को पनपने का मौका मिला। उससे बेटर ये था कि जब भी ये चीज़ आई थी और इसके ऊपर इश्यूज़ रेज हुए थे, वहीं की वहीं एक पैनल बिठाकर और 24 घंटे में चीज़ों का समाधान किया जा सकता था, इधर दिस साइड और दैट साइड। अब ये बताइए इसके अंदर क्या कमियां हैं, कैसे दूर करें, लीजिए कर दी, राइट। और या कोई नई चीज़ अगर है तो आप बताइए इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। जब आग गर्म है उस वक्त अगर आप अपना खाना नहीं पकाएंगे तो या तो आपको कच्चा खाना पड़ेगा या भूखे सोना पड़ेगा। तो यही चीज़ हुई जिस टाइम पर मुद्दा हुआ, वो जिस टाइम पे डिमांड आई, उन चीज़ों को पॉइंट आउट करके फेयर डिस्कशंस के थ्रू एक एक्सपर्टाइज पैनल की देख रेख में टीवी पर पूरे ऑल ओवर इंडिया लाइव करके उसको 2 दिन और चीज़ों का समाधान करके एक साइड होनी चाहिए थी। उसके बाद में किसान को खुद समझ में आ जाता किस पॉलिसी का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है।
अदरवाइज़ मेरा खुद का जो व्यू है किसान कानूनों के, कृषि कानूनों के बारे में, उसमें कुछ ऐसी ऊट पटांग चीज़ें नहीं थी। आज की डेट के अंदर जहाँ ट्रांसपोर्टेशन इतना फ्रीक्वेंटली और जो है इन ऑल द एरियाज़ विद द ईजनेस जो अवेलेबल है, और जो अवेलेबिलिटी ऑफ द पैकेज्ड फूड है, और इंटरनेशनल इंपोर्ट्स की जहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वहाँ पर इसको फ़ायदा दे दिया जी, कॉरपोरेट्स को फ़ायदा देने के लिए कर दिया जी, तो इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। स्पेशली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, जब भी कोई एक फूड प्रोडक्ट आज की डेट के अंदर ऑल ओवर इंडिया लॉन्च होता है, तो एक इतने इंफ्रास्ट्रक्चर की और एक इतने जो है कैपेसिटी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है कि वो अपने आगे आने वाले 4 या 6 महीने के लिए उस चीज़ के अंदर स्टॉक्स जो है वो चीज़ों को कर सकें। और फार्मर्स लेवल के ऊपर आप ये कह रहे हैं, जैसे कुछ लोगों का ये तर्क था कि फार्मर जो है वो अनपढ़ है आज की डेट के अंदर। सो नंबर एक तो जो पिछली जनरेशन थी उसके कंपैरिजन के अंदर फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी बेटर एजुकेटेड हैं, लेकिन अभी भी वो लेवल नहीं है जो इस तरीके की पॉलिसीज़ को शायद इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए, या फिर उसके ऊपर एक प्रॉपर सुपरविज़न होनी चाहिए, जहां राष्ट्रवाद